हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु राकेश के ऊपर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है। तो लेट्स गो एंड सी इट। फीमेल गैमेटोफाइट की चर्चा करते हैं अपन। तो हमें पता है कि मादा जो पुष्प होता है उसमें जो मादा जनांग होता है वो मादा जनांग क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है, यानी गाइनोसियम कहलाता है। और ये जो जायांग है इसके अंदर अंडक होते हैं, कार्पल्स होते हैं। ये कार्पल्स क्या होते हैं, ये कार्पल्स बीजांड को धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण होती है। क्या होती है? रूपांतरित पर्ण। इसलिए जिसे क्या कहा गया, गुरु बीजाणु पर्ण, या इसको क्या नाम दे दिया गया, फिर गुरु बीजाणु पर्ण नाम दे दिया गया। इस अंडक के प्रकार की जब अपन चर्चा करते हैं तो प्रकार दो हो सकते हैं। एक तो हो सकता है व्युक्तांडपी, जिसको एपोकार्पस के नाम से जाना जाता है। ये जो एपोकार्पस है इसके अंदर जो अंडक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और दूसरा प्रकार जो है युक्तांडपी, यानी जिसको सिनकार्पस कहते हैं, वो सिनकार्पस के अंदर जो अंडक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अंडक पे कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हो गए। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो बीजांड है जिसको अपन ओव्यूल कह रहे हैं, ये ओव्यूल, इस बीजांड की जब बात करते हैं तो इस ओव्यूल को ही क्या नाम दिया गया है, गुरु बीजाणु धानी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको गुरु बीजाणु धानी भी कहा। इस ओव्यूल के अंदर, या ये जो ओव्यूल है ये एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत। इसकी इंग्लिश टर्म होती है फ्यूनिकल। इस बीजांड व्रंत की सहायता से ये किससे जुड़ा हुआ होगा, ये बीजांडासन से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? बीजांडासन से जुड़ा होता है। बीजांड व्रंत की सहायता से कहां जुड़ा हुआ है? बीजांडासन पे जुड़ा हुआ है। जब अपन बीजांड की बात करें तो बीजांड की स्ट्रक्चर के अंदर जब अपन देखेंगे तो एक प्रारूपिक बीजांड की स्ट्रक्चर लगभग आपको कैसी दिखाई देगी, गोलाकार दिखाई देगी। और साथ ही साथ अगर मैं इसके बीजांड के अंदर की अगर बात करूं तो एक स्ट्रक्चर आती है इसमें बीजांड का है। ये बीजांड का या ये जो बीजांड है ये पेरेनकाइमेटस यानी मर्दूत की, पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, यानी मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है। इसके बाद अपन इसकी स्ट्रक्चर की जब चर्चा करते हैं तो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है। मैंने बीजांड के कई प्रकार होते हैं, उनमें से प्रत्येक बीजांड यहाँ पर बना रखा है आपके सामने। इस बीजांड के अंदर अपन बात करते हैं, इसका जो पार्ट है बीजांड काय की, ये जो बीजांड काय है ये 1 से 2 स्तरीय आवरण से ढका होता है। यानी इस बीजांड काय के चारों तरफ 1 से 2 स्तरीय आवरण पाए जाते हैं, यानी इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। और ये जो आवरण है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो आवरण आउटर होगा या फिर वो आवरण इनर होगा, यानी आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। और ये जो इंटेगुमेंट है ये दोनों के दोनों इंटेगुमेंट आगे चलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी एक नलिकीय संरचना बनाते हैं, जिसको अपन नाम दे देते हैं माइक्रोपाइल, यानी बीजांड द्वार। क्या नाम दे देंगे? बीजांड द्वार। देखो इसको डायग्राम में अगर समझने का प्रयास करें अपन तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आपकी क्या कहला रही है, ये कहला रही है आपकी बीजांड काय। और इस बीजांड काय के चारों तरफ या इसके बाहर की ओर दो आवरण पाए जाते हैं। वो दो आवरण है ये, एक आवरण ये रहा और दूसरा आवरण ये रहा। ये जो दो आवरण है इन आवरणों को क्या नाम दिया गया है? अध्यावरण कहा गया है, यानी कि इंटेगुमेंट कहा गया है। जब इस डायग्राम में अपन आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो इंटेगुमेंट है ये आगे चल के दो इंटेगुमेंट जो थे वो आगे चलकर एक नली की संरचना बना रहे। यहाँ पर ये नली या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गई। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही अपन क्या नाम दे रहे हैं? बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल नाम दे रहे हैं। इसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो इसके बाद बीजांड द्वार जो है, बीजांड द्वार के सिरे की तरफ वाली अगर मैं बात करूं तो इस बीजांड द्वार के नजदीक में या बीजांड द्वार के पास में फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर इस बीजांड द्वार वाले सिरे की तरफ की चर्चा करें उस समय हम देखेंगे कि इस एम्ब्रियो सैक में बीजांड द्वार ये छोर की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह है, 1 2 3।
इन तीनों कोशिकाओं के समूह को क्या कहा गया है? अंड समुच्चय कहा गया है। क्या कहा गया है? अंड समुच्चय कहा गया है। इस अंड समुच्चय की जब अपन चर्चा करते हैं तो इस अंड समुच्चय के मध्य की जो सेल है, मध्य की जो सेल है वो सेल नाशपत्ती के आकार की होती है। इस मध्य की नाशपत्ती के आकार की सेल को ही क्या नाम दिया गया है? एग सेल के नाम से इसको जाना जाता है, यानी एग सेल उसको कहा गया है। दूसरी तरफ की बात करें, ये तो एम्ब्रियो सैक के एक ध्रुव की बात हो गई जो कि बीजांड द्वार की तरफ था। दूसरी तरफ के छोर की अगर मैं बात करूं जो कि निभाग की तरफ है, निभाग की तरफ भी 3 कोशिकाओं का जो समूह है वो पाया जाता है, जिनको प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहा गया है, एंटीपोडल सेल्स कहा गया है। बीच के भाग के अंदर एक कोशिका होती है जिसमें 2 हैप्लॉइड क्या होते हैं, हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये निषेचन से पूर्व ही संयुक्त होकर क्या कर देंगे? द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे? द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का। यानी यहाँ पर ये बीच के अंदर जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और वो निषेचन से पहले संयुक्त हो जाएंगे और द्विगुणित केंद्र का निर्माण कर देंगे। ये तो बात हो गई अपनी ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो, और ओव्यूल के स्ट्रक्चर में कौन सी चीज होती है, क्या क्या पाया जाता है, उसकी अपन ने चर्चा कर ली। इसके बाद हम देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस का मीन्स क्या हुआ? मेगा स्पोरोजेनेसिस का मीन्स मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब हुआ कि गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या है? इस गुरु बीजाणु जनन की जब अपन चर्चा करें तो गुरु बीजाणु जनन का नाम से अर्थ निकाल सकते हैं अपन कि गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रोसेस होती है, गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो क्रिया होती है वो निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। और गुरु बीजाणु जनन के दौरान बनने क्या है? गुरु बीजाणु बनने। तो हम इस मेगा स्पोरोजेनेसिस की जब चर्चा करते हैं तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब हो गया मेगा स्पोर्स का बनना, या अपन कहें गुरु बीजाणुओं का बनना या गुरु बीजाणुओं का निर्माण। ये क्या कहलाता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। जब अपन ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर जो हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस, उस हाइपोडर्मिस की एक सेल, कोई भी एक सेल जो है वो अपने आकार में वृद्धि करती है। किसमें वृद्धि करेगी? आकार में वृद्धि करेगी। और उस कोशिका का जो जीवद्रव्य होगा वो जीवद्रव्य भी कैसा होगा? सघन होगा। और उसके अंदर केंद्रक भी कैसा होगा? स्पष्ट केंद्रक होगा। यानी इस हाइपोडर्मिस की एक कोशिका आकार में वृद्धि करती है, आकार में वृद्धि करने के साथ साथ उस कोशिका के अंदर स्पष्ट केंद्रक और जीवद्रव्य भी कैसा होता है? सघन होता है। ये कोशिका विभाजन करके, यानी इस कोशिका में विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है, और परिणत विभाजन से ये 2 सेल्स बनाती है। एक तो बनाती है ये प्राइमरी पैराइटल सेल, एक तो कौन सी बनाएगी? हाइपोडर्मिस जो है वो परिणत विभाजन करके एक तो बनाती है प्राइमरी पैराइटल सेल यानी कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरा भीतर की ओर यानी अंदर की तरफ ये बनाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यानी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। दूसरी प्रकार की जो कोशिका है वो कोशिका कौन सी थी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं ये बनाती है विभाजन के दौरान। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये स्पोरोजिनस जो सेल है ये विभाजित नहीं होती, ये विभाजित नहीं होती, और यही सेल किसका काम करती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करती है। किसका काम करेगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करती है।
यानी हाइपोडर्मिस की जो सेल विभाजन कर रही थी वो दो प्रकार की कोशिकाएं बना रही है। एक तो प्राइमरी जो पैराइटल सेल है वो बना रही है और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बना रही है। और स्पोरोजिनस जो सेल है वो विभाजन न कर कर किसकी तरह कार्य करती है, मेगास्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल फिर विभाजन करती है अर्धसूत्री। कौन सा विभाजन करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी। और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बना देगी, 4 मेगास्पोर बनाएगी, 4 गुरु बीजाणु बना देगी। क्या बन गया आपके पास, ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बन गए हैं, अब आपके पास 4 गुरु बीजाणु बन चुके हैं। इन 4 गुरु बीजाणुओं की जब मैं चर्चा करता हूं तो इन गुरु बीजाणुओं में से सिर्फ एक गुरु बीजाणु, अगर अपन चर्चा करें कि ये जो गुरु बीजाणु बने हैं इनमें से एक्टिव कितने होते हैं और इनएक्टिव कितने हो जाते हैं, तो उनकी चर्चा जब अपन करते हैं तो इन 4 गुरु बीजाणुओं में से सिर्फ एक, 4 गुरु बीजाणुओं में से एक जो गुरु बीजाणु है वो एक्टिव रहता है। वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है। यानी 4 का फॉर्मेशन होता है, चारों के चारों चतुष्क के रूप में व्यवस्थित भी होते हैं, विन्यासित भी रहते हैं, लेकिन उन चारों में से सिर्फ एक एक्टिव है। और ये एक्टिव भी कौन से छोर वाला होता है, ये निभाग की तरफ वाला, निभाग की तरफ वाला जो गुरु बीजाणु होता है वो एक्टिव होता है। तो यहाँ एक मोस्ट थिंग आपके सामने आ चुकी है कि 4 गुरु बीजाणुओं में से एक जो गुरु बीजाणु एक्टिव होता है वो कौन से सिरे का होता है। इनमें तो हमारे पास आंसर आ गया सीधा सा कि वो कौन से सिरे का होगा, निभागीय सिरे का होगा। अब क्या होता है, ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है ये वृद्धि और परिवर्धन करके किसका निर्माण कर देगा, एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण करेगा, एम्ब्रियो सैक का। यानी इस एक्टिव जो गुरु बीजाणु है, मेगास्पोर है, इसमें वृद्धि से या इसके डेवलपमेंट से या इसके परिवर्धन से ही क्या बनना है, एम्ब्रियो सैक बनना है। क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि मादा युग्मकोद भिद का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, मादा युग्मकोद भिद का। तो हमने देखा कि मादा युग्मकोद भिद का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पर अपन एम्ब्रियो सैक के बारे में जब थोड़ी सी चर्चा करें तो एम्ब्रियो सैक की ये जो सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु है वो इस एम्ब्रियो सैक की या मादा युग्मकोद भिद की पहली कोशिका होती है। यानी ये जो एक्टिव गुरु बीजाणु है यही क्या है, इस मादा युग्मकोद भिद की फर्स्ट सेल है, प्रथम कोशिका कौन है, पहली जो सक्रिय गुरु बीजाणु था वही क्या है, इस मादा युग्मकोद भिद जो पीढ़ी है उसकी प्रथम कोशिका है। अब क्या होता है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में केंद्रक में 3 बार विभाजन होता है। कितनी बार विभाजन, 3 बार विभाजित होगा। और वो 3 बार विभाजित होकर क्या करता है, कैसी संरचना बनाता है उसकी चर्चा करते हैं। जब ये पहली बार विभाजित होता है तो 1 से 2 केंद्रक बन जाते हैं और दोनों ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। जब दोनों ध्रुवों की तरफ वाले जो केंद्रक है वो जब दूसरी बार विभाजित होंगे तो इस 1 से 2 बन जाएंगे और इससे भी कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। फिर जब ये दोनों तीसरी बार विभाजित होंगे तो तीसरी बार विभाजित होने के दौरान 4 सेल्स तो बन जाएंगे ऊपर और उन सेल्स के अंदर 4 केंद्रक बन जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। और इसी प्रकार की 4 नीचे वाले ध्रुव की तरफ बन जाएंगी और इनके अंदर 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। यानी दोनों ध्रुवों के ऊपर अब सेल्स और न्यूक्लियस कितने हैं, 4-4। लेकिन आगे चल के क्या होता है, इन ध्रुवों के अंदर से एक एक जो केंद्रक है, एक ऊपर वाले ध्रुव से एक नीचे वाली साइड से, दोनों केंद्रक मध्य में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाती है स्थिति, अब हो गई ये वाली। यानी 3 कोशिकाएं तो बची ऊपर और उनमें 3 केंद्रक बच गए, नीचे भी 3 कोशिकाएं और 3 केंद्रक बच गए, और जो एक केंद्रक
ऊपर वाला और एक केंद्रक नीचे वाला, दोनों केंद्रक मध्य में आकर व्यवस्थित हो गए। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आपस में युग्मित नहीं होते, लेकिन इनकी कोशिका आपस में युग्मित हो जाती है। कोशिका युग्मित हो गई तो अब आप देखो सेल्स कितनी बच गई अब टोटल, 1 2 3 तो ऊपर, 3 नीचे, 6 और 1 बीच में, यानी सेल्स तो हो गई कितनी, 7 सेल्स हो गई। और न्यूक्लियस कितने हो गए, तो 3 ऊपर वाली कोशिकाओं के तो ऊपर न्यूक्लियस 3 नीचे वाली कोशिकाओं के नीचे न्यूक्लियस यानी कि 6, और 2 न्यूक्लियस जो हैप्लॉइड मध्य वाली सेल के अंदर है 2 वो हो गए। तो केंद्रक या न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो गई, केंद्रक हो गए अपने पास कितने, 8। इसका मतलब यहां से ये इंपॉर्टेंट थिंग निकल के सामने आ गई कि अगर अपन किसी एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म की बात करें, तो उस एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसैक यानी कि भ्रूणकोश कैसा होता है, तो वो भ्रूणकोश कितनी कोशिका और कितने केंद्रक युक्त होता है, तो वो होगा 7 कोशिका और 8 केंद्रक युक्त। ये कैसे होता है, ये अपन ने डायग्राम से यहां समझ लिया है। इस प्रकार आवर्तबीजी पादपों का ये स्पेसिफिक कैरेक्टर भी है कि आवर्तबीजी पादपों का जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिका और 8 केंद्रक युक्त होता है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास निकल के सामने आगे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा मेंशन रखें। इसके बाद लास्ट अपन चर्चा करते हैं कि इस प्रकार का ये जो भ्रूणकोश का परिवर्धन है, ये जो परिवर्धन है ये क्या कहलाता है, ये मोनोस्पोरिक, ये परिवर्तन कहलाता है मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप कहलाता है। इस प्रकार का जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट कहलाता है मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप का परिवर्तन, यानी अपन इसको हिंदी में कह सकते हैं एक बीजाणविक पॉलीगोनम। ये अधिकांश आवर्तबीजियों में पाया जाता है।